क्या अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को वही चला सकते हैं जो अंग्रेजी के जानकार हैं, जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए बच्चे हैं? यूपीएससी निकालना जो है उसके लिए अभी भी आपके विवेक नहीं, आपके माध्यम को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं बनकर ये अभी भी इंपीरियल सिविल सर्विसेज ही बना हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले इस देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का रिजल्ट आया। फाइनल परीक्षा का जो परिणाम था वो आ गया। 761 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए और बिहार के लिए ये बहुत गौरव का बात था कि यहाँ के एक छात्र जो मूलतः कटिहार के रहने वाले हैं, शुभम, वे पूरे देश में शीर्ष स्थान पाते हैं, पहले नंबर पर आ जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम आंकड़ों की बात करें कि 761 जो अभ्यर्थी सफल हुए उसमें हिंदी माध्यम से यानी हिंदी में परीक्षा देकर कुल कितने छात्र सफल हुए, इस पर किसी का ध्यान शायद नहीं गया होगा। साथ ही साथ किस बैकग्राउंड से वे छात्र आ रहे थे, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया होगा। सभी लोग बस उस खबर के पीछे, उस न्यूज़ के पीछे दौड़ते रहें कि शुभम कुमार कैसे पटना आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होता है, पिता भावुक होते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी गार्जियन भावुक होगा। कटिहार जाकर मैथिली जो उनकी मादरी जुबान है उसमें संबोधन करते हैं लोगों का। लेकिन हिंदी का क्या? आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मात्र 761 छात्रों में, अभ्यर्थियों में 8 अभ्यर्थी ही ऐसे थे जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर सफल हुए। आप सोचिए, 761 में 8, वो भी भारत जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुओं का स्थान हिंदी जिनकी मातृभाषा है, उनके जीभ पर, उनके जुबान पर हिंदी बसती है और वहाँ पर 761 में मतलब 1% के आसपास आंकड़ा हो रहा है। आदेश जी, ये चर्चा का विषय है और गहन चिंतन का विषय है इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, जहाँ पर 61 करोड़ की आबादी आज भी हिंदी में बात कर रही है। भाषा बहुत टच करने वाला विषय होता है किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। भारत क्यों पिछड़ रहा है? और अंग्रेजी में सभी छात्र सफल हुए। अगर जो 22 भाषाएं हैं अष्टम अनुसूची में, संविधान के 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उस माध्यम से भी अगर छात्र कर गए होते तो समझ में आता कि वे अपने मातृभाषा में कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में सिर्फ करना कितना तर्कसंगत है और आखिरकार क्या कारण रहा? क्यों ये माहौल नहीं बन पा रहा है इस देश में कि लोग हिंदी के प्रति आकर्षित हों, हिंदी को अपनाएं, हिंदी में पढ़ें और हिंदी में काम करें? साथ ही साथ एक बड़ा सवाल आता है सामने कि क्या ये देश ये बात मान कर बैठ गया है कि अंग्रेजी से पढ़े हुए छात्र ही अफसर बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं और इस राज्य को, इस देश को चला सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय दे देता हूं अपना, मेरा नाम उदीप तारण है। द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। तो हम शुरुआत इसी मुद्दे से करेंगे। आगे भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि क्या अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को वही चला सकते हैं जो अंग्रेजी के जानकार हैं, जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए बच्चे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहना है आदेश जी इस मामले? देखिए, इसमें है कि सबसे प्रमुख तो योग्यता होता है, लेकिन आपने एक बात कहा कि देश में 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और आप लिस्ट देखिएगा कि जैसे कि 70% जो हैं पिछले 10 सालों में 70% वैसे कैंडिडेट पास किए हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और ख़ासकर आईआईटी से वो पास किए हैं। तो ऐसे में वो छात्र जो हैं उनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिलती है। आईआईटी जो है एशिया के अच्छे संस्थानों में गिनती होता है और देश में इतने 100 यूनिवर्सिटी हैं। आप देखिए, आप बिहार के ही यूनिवर्सिटी से, मुझे नहीं लगता है कि एक भी रिजल्ट बिहार की यूनिवर्सिटी से लड़के का होगा। और भारत को गाँव का देश कहा जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करते हैं। आज भी अगर हम बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी की बात करें, मैक्सिमम 90% से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हिंदी में पढ़ाई करते हैं और सबका सपना होता है यूपीएससी में जाना। तो आप देखिए, जो 2020 का रिजल्ट आया है, मात्र 8 कैंडिडेट, मैं नाम भी बताऊंगा उनका, 121 रैंक से शुरुआत होता है हिंदी माध्यम का। अच्छा, मतलब जो शुरू के 120 है सब अंग्रेजी? हाँ, के.एम. प्रियंका जो हैं वो 121वां स्थान प्राप्त किए हैं हिंदी मीडियम से। टॉप 100 में कोई भी हिंदी मीडियम का कैंडिडेट नहीं है।
एक भी नहीं है। दूसरे हैं आपको सुनील कुमार 246, गिरधारी लाल मीणा 387, भानु प्रताप सिंह 372 रैंक है, देवेंद्र प्रताप मीणा 471 रैंक है, अमन झा हैं 400 रैंक हैं, आनंद कुमार सिंह 533, सुनील धनवंत 683 हैं। और मैं आपको एक और इसको लेकर एक डाटा दूंगा कि लवासना जो है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है, जहां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितने भी यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उन लोगों का फाउंडेशन कोर्स वहीं पे होता है। और उसमें है आप 2018 का 19 का आप देखिएगा रिकॉर्ड, तो 326 जो हैं वहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से मात्र 8 हिंदी भाषी थे और इंग्लिश के 315 थे 326 में। 2018 में 370 में 8 हिंदी के थे और 357 इंग्लिश के थे। उसी तरह बात करें 2016 में तो 377 ऑफिसर्स में 15 हिंदी के थे और 350 जो थे वो इंग्लिश के थे। और 2014 में 284 ऑफिसर्स में आपको 6 हिंदी मीडियम में थे और 272 इंग्लिश मीडियम में थे। तो इससे तो ये साफ होता है कि यूपीएससी निकालना जो है उसके लिए अभी भी आपके विवेक नहीं, आपके माध्यम को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये सोचिए ना आप कि फिर ये जो देश में आप देखिए बिहार हुआ, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारे स्टेट में हिंदी बोला जाता है, हरियाणा हुआ। और मेन जो प्राइम जो जगह है यूपीएससी तैयारी करने का, यहीं के लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर आखिर उनके कैंडिडेट, उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे आखिर? तो इसका जो कारण जो है, कारण मैं आपको बता दूं कि कारण जो है यूपीएससी परीक्षा में एक एज लिए हुए है इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं वो इंग्लिश के ही अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश के ही मैगजीन पढ़ते हैं, और ऑलरेडी देखा जाए तो वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के होते हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम का माहौल होता है। वो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और प्रभात खबर अखबार नहीं पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, फिर से इंटरनेशनल जो आता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल हुआ, वाशिंगटन पोस्ट हुआ, ये सब वो देखते हैं। और हिंदी मीडियम वाले क्या हैं कि वो लोग, हम लोग हैं कि जो आता है उसका हिंदी ट्रांसलेट या फिर यूट्यूब पर आता है उसका ये करके वही सुनना पड़ता है हिंदी मीडियम वालों को। दूसरा चीज़ है कि आप देखिएगा कि सीसेट स्तर पर 2011 में सीसेट लागू हुआ, यूपीएससी के सिलेबस में परिवर्तन किया गया। सीसेट में एक ऑटोमेटिक जो है एज मिल गया इंग्लिश मीडियम वालों को। हालांकि 2015 में इसे क्वालिफाई कर दिया गया, 33% नंबर आना चाहिए, लेकिन 33% भी आना एक मुश्किल का बात है। आप इंग्लिश में टेस्ट लेते हैं कंप्रीहेंशन स्किल का, फिर से आप डिसीजन मेकिंग स्किल का, क्यों नहीं आप हिंदी में भी लेते हैं? आपको आखिर सोचना चाहिए कि ये ऑफिसर्स जो हैं जो बन के स्टेट में जाएंगे तो वहाँ तो हिंदी भाषियों से ही इनका मुकाबला होने वाला है, इनको शासन चलाना है। आप ही सोचिए ना कि कोई आईआईटी बॉम्बे से करके आए, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है और वो बिहार कभी आया नहीं, या उसको आप पूर्णिया, अररिया में एज एसडीएम उसकी शुरुआती पोस्टिंग होती है या फिर डीएम की ही पोस्टिंग होती है, उससे इंग्लिश कितने लोगों के पास बोलना होगा? तो एक जो है तो वो क्षेत्र हिंदी भाषा तो होना ही चाहिए या क्षेत्रीय भाषा तो होना ही चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा ये है कि आप एग्ज़ाम के समय में, अब बता दूं आपको मैं, कि जो हिंदी में उसका ट्रांसलेट होता है वो इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेट होता है। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि इंग्लिश में कॉमन होता है, लेकिन हिंदी में आके वो हिंदी के प्रोफेसर भी चकमा खा जाते हैं कि ये कौन सा शब्द है, शब्द कहाँ से आया हो, और वो शब्द एक सीरियल में एक लाइन नहीं बन पाता है जो कि आप क्लियर उसको समझ सके। तो ये जो वेरिएशन है ये सब बहुत कुछ आता है उसमें। और सबसे बड़ा बात देखिए, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन्य सेवा, जो कि जिसका पीटी भी इसके साथ होता है, मेंस अलग होता है उसका। उससे देखिए वन्य सेवा में क्या है, वन में कौन रहता है, या तो हिंदी भाषी रहेंगे, ट्राइब रहेंगे जिनका अपना भाषा हो, अब पूरा परीक्षा इंग्लिश में होता है। इवन कि 300 नंबर का क्वालिफाई कंपलसरी इंग्लिश होता है जिसका नंबर जुड़ता है। हिंदी मीडियम में वो परीक्षा नहीं होता है, अंग्रेजी में होता है, और काम करना है आपको भारतीय वन्य सेवा में जाकर। तो ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य की बात है। ठीक है, अंग्रेजी आनी चाहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को लेकर इतना ज़्यादा जो रिज़ल्ट है और जो एक एज मिला हुआ है, इंटरव्यू में भी आप देखिए, जनरली मैं सुनता हूँ कि ज़्यादातर जो बोर्ड वाले होते हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, किसी डिपार्टमेंट के वो एचओडी होते हैं,
साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, तो जनरली एक इलाइट वर्ग बना हुआ है और वो इंग्लिश को सपोर्ट करता है। और इसका मैं शुरुआत कहूँगा डीपी अग्रवाल जब अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के समय में सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने एक रणनीति के तहत, जो बहुत सारे इसके डाटा भी आए, एक्सप्लेन भी किया गया, एक रणनीति के तहत इंग्लिश वाले को, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को एज दिया गया और हिंदी भाषी को या फिर क्षेत्रीय भाषा वाले को एक पहले ही से उनको कमज़ोर कर दिया गया। तो ये होना चाहिए कि सिविल सेवा में जाना जो है वो बहुत सारे छात्रों का एक बहुत बड़ा सपना होता है। आप डीपी अग्रवाल का नाम ले रहे हैं आदेश जी। हजारीबाग कैमूर के जंगल में जो वन अधिकारी जाता है, वहाँ आदिवासियों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में अंग्रेजी कितना काम करेगा? वही तो मुझे समझ में नहीं आता। पश्चिमी चंपारण में वो इंग्लिश का क्या काम? आप हिंदी में एग्जाम ही वो नहीं लेते हैं IFS का। फिर से आप जो भी आप जंगली क्षेत्र है देश में, वहाँ तो कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं रहता, वहाँ तो आदिवासी रहते हैं जनरली, ज़्यादातर क्षेत्रीय लोग रहते हैं एकदम, तो वहाँ पर तो इंग्लिश का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक माइंडसेट जो बना हुआ है इस ये ICS इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं बनकर ये अभी भी इंपीरियल सिविल सर्विसेज ही बना हुआ है। हाँ, जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश बोलने वाले ब्यूरोक्रेट, इलाइट क्लास, वही चला सकते हैं प्रशासन, ये एक बना हुआ है। और एक और, अब इसी बीच हम एक और चर्चा कर लेते हैं आदेश जी। हम शुभम कुमार की ही बात कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा पर तो बात हो गई, पर एक और उससे भी बड़ा जो मामला चल रहा है, लोगों का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। शुभम कुमार टॉप किए, उनके अगर हम पृष्ठभूमि को देखें, बैकग्राउंड को देखें, तो IIT से पास आउट स्टूडेंट रहे हैं और पिछली बार भी वो UPSC में क्वालिफाई किए थे। रैंक उनको उनके मन मुताबिक नहीं मिला था। IIT में जो सब्सिडी दिया जाता है, जो कम फीस लिया जाता है, वो इस देश के जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसे से चलता है, चाहे JNU हो, IIT हो, IIM हो, कोई भी संस्था हो। जब उनको इंजीनियरिंग नहीं करना था तो IIT में एक सीट बर्बाद हुआ। मैं कैमरे पर एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वो सीट बर्बाद हो गया। एक देश का इंजीनियर खत्म हो गया। और लगातार आप जो आंकड़ा आप रख रहे हैं कि 70% इंजीनियर ही बन रहे हैं, तो IIT जैसे बड़े संस्था में जिससे अच्छे इंजीनियर्स निकल सकते हैं, रिसर्चर्स निकल सकते हैं, स्कॉलर्स निकल सकते हैं, वो UPSC में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, IIM का भी वही हाल है, मेडिकल का भी वही हाल है। तो इस देश में, और फिर UPSC में भी हर साल अमूमन 100-150 जो है वो रिपीटेड स्टूडेंट ही रहते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सरकार का और इस देश के टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। इस देश में इंजीनियर्स का अभाव हो रहा है, अच्छे इंजीनियर्स का जो IIT से निकलकर सेवा दे सकते हैं कंपनीज में, इंजीनियर में, भेल में, जितनी तमाम इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वो सभी UPSC में चले आ रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि ये एक राष्ट्र के लिए नुकसान का मतलब एक बड़ा सिंबल बनते जा रहा है? सबसे पहले ये तो कितने सपनों को तोड़ता है। आप देखिए कि मैक्सिमम शुरू से IIT के बहुत अच्छे स्टूडेंट सिविल सेवा में आ जाते हैं। आपने कॉलेज में थ्रू आउट टॉप किया, आपको अच्छा कंपनी आपको हायर कर रहा था, लेकिन आपने छोड़ के सिविल सेवा में आया आपने। तो आप सोचिए ना, शुभम कुमार कहीं आप चर्चा किए, तो एक IIT में जब उन्होंने एडमिशन लिया होगा तो एक लड़के का करियर खाया होगा उन्होंने। ऊपर से सरकार जो है उनको IIT में पढ़ाने में US में रिसर्च करने गए। वो ऐसे बहुत सारे हैं, उनको कोई दोस्त नहीं दे रहे हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा किए। अब मानी रिसर्च करने गए, IIT सिविल इंजीनियरिंग का उन्होंने पढ़ाई किया, उसको छोड़ के, और देखिए एंथ्रोपोलॉजी से आके वो फिर वो पिछले बार दिए 290, वो फिर आज छोड़ेंगे और फिर इसको पकड़ेंगे। UPSC में भी उनके कारण एक कैंडिडेट का नहीं हुआ होगा और वो सीट इस बार भी खाली रह जाएगा, समझिए आप। तो ऐसा बहुत सारा होता है, 100-150 के आसपास, और 70% इंजीनियर हैं। आप ही सोचिए ना कि सरकार जो है जितने भी देश में यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, 80% रुपए जो है खर्चा किया जाता है IIT में और IIM में। और वहाँ पर आप पढ़ने के बाद आपको अगर यही करना था, बैंक का ही नौकरी करना था, सरकारी नौकरी ही करना था, तो फिर आप IIT में गए क्यों? आप IIT में गए क्यों? जब आप इंटरव्यू में तो कहते हैं कि मेरा शुरू से लक्ष्य था कि IAS बनना था और IAS में बन गया। जब इतना कॉन्फिडेंस था आपको, तो फिर IIT में आपको जाने की क्या ज़रूरत है? ये कोई BA का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने छोड़ के फिर दूसरा पकड़ लिया। सीट लिमिटेड रहता है, लाखों लाख लोग IIT में भी बैठते हैं, कितने लोगों का सपना होता है पास करना,
और देश को भी ज़रूरत होता है कि ये लोग जो हैं आकर सेवा करें। देखिए आप आईआईटी का मैक्सिमम तो है देश के बाहर चले जाते हैं दूसरे देशों में, जो यहाँ बसते हैं उसमें सिविल सेवा में चले जाते हैं, तो फिर देश के टेक्नोलॉजी को आगे कौन बढ़ाएगा? तो देखिए, तो इसमें सब तरह से देश को नुकसान हो रहा है। सरकार इस पे, चाहे जो लोक सेवा आयोग है उस पर, इस मतलब उनका दिमाग इस पर क्यों नहीं अभी तक गया? देखिए अब इस पर है कि अब कोई नियम बनना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इस पर एक कोई कमेटी था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो गठित हुई थी यूपीएससी को लेकर। उन्होंने साफ कहा था कि इंटरमीडिएट बाद ही ये फिक्स हो जाना चाहिए कि किसे किस क्षेत्र में जाना है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके बाद वो अपना डॉक्टरी का लाइन पढ़ाई करेगा, उसी में आगे बढ़ेगा। जिसको इंजीनियर बनना है, आईआईटी में जाना है, वो आईआईटी में जाएगा। और जिसको सिविल सर्वेंट बनना है उसके लिए इंटर के बाद से ही उसका कोर्स शुरू हो जाएगा, बाद में अपना एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि सारे लोग विभिन्न पंथ से आके एक जगह मिल जाते हैं। आप बीपीएससी का ही बात देखें, 64वीं का रिजल्ट आया, 10 के 10 मैथ बैकग्राउंड, 6 आईआईटी के इंजीनियर, 10 के 10 इंजीनियर थे, मैक्सिमम इंजीनियर हुए हैं इस बार। फिर आपने इंजीनियरिंग किया क्यों? आपकी इंजीनियरिंग का जो है वो नहीं, एक तो है कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, देश ने जो आपको सोच के पढ़ाया वो वहाँ पर आपने सेवा नहीं दिया। और जिस जगह पे आप नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ इंजीनियरिंग का ज़रूरत है नहीं, वहाँ पर लोक प्रशासन का ज़रूरत है, वहाँ पर संविधान का ज़रूरत है, वहाँ पर इतिहास जानने का ज़रूरत है, वहाँ पर क्षेत्रीय जो विविधता है वो जानने की ज़रूरत है। तो आप तो हैं कि दोनों स्तरों पर जो हैं आप गुमराह कर रहे हैं। एक तो आपने इंजीनियरिंग किया, नौकरी नहीं किया, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इंजीनियरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और एक और बात मैं बताऊँ आपको कि आप देखिए कि जनरली आईआईटी वाले ही, आप बिहार में ही देख लीजिए, मैक्सिमम आईएएस आईपीएस आईआईटी वाले हैं। लेकिन ये यहाँ भी कहाँ कुछ कर पाए कि बिहार जो है डेवलप स्टेट बन गया। उसी पर आ रहा हूँ जी, अगला सवाल मेरा वही था। देखिए आप उस पर चले आए। आज 100 से अधिक अधिकारी बिहार में निलंबित हो गए हैं पिछले 2 महीने में, जब से सीएम जनता दरबार लगा रहे हैं। आप ही की खबर में देखता हूँ, अवैध बालू खनन का मामला हो, करप्शन का मामला हो, 3 आईपीएस, कई डीएसपी, अंचलाधिकारी, सभी तरह के लोग लगातार काली कमाई के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इतना लंबा जो ये एक यात्रा, हम इस पर विश्लेषण कर चुके हैं, इसलिए आप शॉर्ट में ही बताइएगा। इतना जो लंबा यात्रा ये तय करते हैं, पहले रात भर जाके आईआईटी का एग्जाम दिए, आईआईटी पास किए, फिर आईआईटी के बाद आईआईएम भी चले जाते हैं कुछ लोग, उसके बाद फिर आते हैं सिविल सर्विस में। फिर अगर 300 रैंक आया तो मन नहीं भर रहा है अभी, तो टॉप 10 में आने के लिए फिर पढ़ते हैं। मतलब 10 साल इनका जो है वो हड्डी घिस जाता है, इनका पढ़ते पढ़ते खून जल जाता है शरीर का। अंतोगत तो परिणाम क्या होता है? करप्शन, काली कमाई, और बड़े स्तर पर अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। बिहार की छापेमारी तो ये बात साफ कर रही है। राष्ट्र का फायदा क्या है? भारत और बिहार के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है यही हो सकता है। देखिए, एक बासा जो है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, उन्होंने पत्र लिखा था नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट और पद हैं उन पर जो आरआर हैं, यानी कि रेगुलर रिक्रूट जो यूपीएससी के थ्रू जो होते हैं, उनको बैठाया जाता है, हमें जिम्मेवारियां नहीं दी जाती हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि आखिर तो बिहार इतने सालों से ये लोग ही चला रहे हैं, तो बिहार क्यों बीमारू स्टेट बना हुआ है? क्यों आज नीतीश कुमार जाते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए? क्यों कहते हैं नीतीश कुमार कि हमें केंद्रांश जो है नक्सल ऑपरेशन और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 90 और 10 का किया जाए, कि 90% केंद्र दे, 10% हम दे? इतने सालों से यही आईआईटी वाले, यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले, अखिल भारतीय सेवा वाले चला रहे हैं, तो फिर बिहार क्यों पूरे देश में बदनाम है कि गरीब है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ जातीय हिंसा के भी दौर चले एक समय में, अभी भी कभी कभी हो जाता है। बिहार में पूरे जो भी यहाँ के भर्ती आयोग देखिए, सारे आईएएस आईपीएस संभाल रहे हैं डायरेक्ट, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी और केंद्रीय चयन पर्षद, चाहे बीटीएससी, सारे डायरेक्ट आईएएस चला रहे हैं। 7-7 साल से परीक्षा पूरा नहीं हो पा रहा। हर एक परीक्षा में अपारदर्शिता का आरोप लग रहा है। हर एक परीक्षा में छात्र जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इनकी ये कार्य क्षमता पर प्रश्न उठा रहा है कि आखिर आपने जो इतना कुछ आपने त्याग किया, दूसरे का हक खाया हर एक फेज पर, चाहे आईआईटी हो चाहे यूपीएससी में हो। पहले आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, फिर आईएएस के लिए दोबारा एग्जाम देते हैं, छोड़ते हैं, तो कहाँ इसका सुधार हो पाया? तो इसका मतलब है कि
जो एक आया, एक कितने रिकमेंडेशन आते हैं कि वैसे कैंडिडेट इसमें ऑप्शनल इस परीक्षा में खत्म कर दिया जाए और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीसी, भारतीय संविधान और जो भारत से संबंधित है। क्योंकि आप जो हैं अररिया में और पूर्णिया में और पश्चिमी चंपारण में आपका पोस्टिंग होता है, तो वहाँ पर आपके आईआईटी के इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है। आके यहाँ पर बिहार में क्या है, डीएम लोगों का काम क्या है, यहाँ तो कोई ना इंडस्ट्री लगता है ना कुछ लगता है, वही है व्यवस्था को बनाए रखना है, बस वृद्धा पेंशन बांटना है, बाढ़ से बचाव का, बाढ़ का भी आज तक नहीं कोई खोज पाया कि बाढ़ का स्थायी निदान यहाँ पे क्या है, गरीबी का क्या है, ये आज तक नहीं बता पाए कि बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगा, ये आज तक नहीं बता पाए कि हमारे रहते हुए बिहार के सारे जितने भी कृषि आधारित उद्योग थे वो कैसे बर्बाद हो गए। क्यों बिहार जो है पहले आत्मनिर्भर हुआ करता था, क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग कारखाने चलते थे, लोगों का एक कुटीर एवं शिल्प उद्योग था, वो कैसे बर्बाद हो गया। ये आज तक नहीं बता पाए कि पलायन रोकने का तरीका क्या होगा। ये आज तक नहीं बता पाए कि नक्सलवाद जो है उसे जड़ से खत्म करने का तरीका क्या होगा। ये आज तक बिहारियों को नहीं समझा पाए कि यहाँ के जात पात कैसे खत्म होगा। तो मैं तो, और ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है कि पर्दे के पीछे सरकार यही चलाते हैं, तो दोषी यही हुए हैं। और दोषी मैक्सिमम इसमें आईआईटी वाले जो आते हैं, तो मैं तो उनको ही दोषी मानूंगा कि आप जो हैं एक पढ़ाई के दम पर, जिसने मैथ अच्छा से बना दिया, जिसने इंटरव्यू में अच्छा नंबर ले लिया, उसको आप सिविल सेवा में बैठा देते हैं और रिजल्ट उसका क्या होता है। क्यों नहीं भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं बिहार अच्छा हो गया। हर एक मेन डिपार्टमेंट, एक एक अफसर को आप 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। और बीएएस वाले को जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग उस तरह बैठे हुए हैं। सारा आप इनको दिए हैं, उसके बावजूद भी बिहार नहीं अच्छा चल रहा है। यहाँ के युवा परेशान हैं, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था का खराब हुआ है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, यहाँ के यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गए। कौन दोषी है? जब पर्दे के पीछे से ये शासन चलाते हैं तो इनको भी दोषी ऐसा है कि नहीं माना जाए, ये हो नहीं सकता है। और हमारा ये वीडियो देखकर बहुत से लोग ऑफेंसिव हो सकते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होगा कि हम यूपीएससी पर सवाल कर रहे हैं, हम अफसरों पर सवाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल कर रहे हैं। हम यूपीएससी के परीक्षा लेने की प्रक्रिया पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, मैं साफ कर दूं। और मैं ये भी नहीं किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट पर प्रश्न उठा रहा हूं, मैं इस व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहा हूं कि कैसे जो है बहुत लोगों के हक मारे जा रहे हैं। और वैसे लोगों का ज़रूरत एक सटीक होता है ना, कि आपको अगर क्रिकेट आज आप खेलते हैं और अच्छी पिच है जिस पर रन बनने वाला हो, तो उस पर आप अच्छे बैट्समैन को उतारते हैं, ना कि किसी बॉलर को उतारते हैं। तो आपको बैट्समैन की ज़रूरत है जो डेवलपमेंट काम कर सके, जिसका मन जो है प्रशासनिक सेवा में लगे, लोक सेवा का उसका प्रति हो, सामाजिक सेवा में जिसको इंटरेस्ट हो, जिसने एक रूम में ज़िंदगी भर पढ़ाई किया, जिसने किताब के अलावा बाहरी दुनिया नहीं देखा, जो सामाजिक नहीं बन पाया लोगों से, उससे आप कैसे आशा कर लेंगे कि वो सिलेक्ट होने के बाद जो है वो सामाजिक बन जाएगा, लोगों के दुख दर्द को समझने लगेगा। वो तो फाइलों में ही उलझा रहेगा। तो वही चीज़ हो रहा है कि आज फाइल में सब कुछ टाइट है, लेकिन ज़मीन पे सब कुछ गड़बड़ है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कहीं दो राय तो नहीं है कि जो भी लोग बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी ही क्यों नहीं हो, जो छात्र इसमें, जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई करते हैं, कोई भी रैंक लाते हैं, वो मेधावान होते हैं, उनके पास दिमाग होता है, वो मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं। लेकिन उससे उनको फ़ायदा हो सकता है, उससे उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ सकता है, उनका निजी जीवन काफ़ी सुखी हो सकता है। लेकिन इस राज्य का क्या, इस बीमारू बिहार का क्या, और उससे भी बड़ा सवाल कि इस मुल्क का क्या, जब आपका मेधा इस मुल्क के काम नहीं आए। ये बड़ा ऑथेंटिक सवाल है जिसका जवाब हम आपसे उपेक्षित रखते हैं। साथ ही साथ द इंडिया टॉप पर इस तरह के विश्लेषण और भी हम लोग करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, और खबरों को पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।